हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने जो नया वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम ये बताएंगे कि आप जब पेपर देने जाओगे तो इस बार इंटरमीडिएट में पहली बार, जी हाँ, इंटरमीडिएट में पहली बार हो रहा है कि पहले हिंदी के 3 पेपर हुआ करते थे, फिर हिंदी के 2 पेपर कर दिए गए। तो इससे पहले जो आपसे पहले जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था उनके 2 पेपर हुए थे। 2 होते थे हिंदी के, 2 होते थे अंग्रेजी के, मैथ के 3 होते थे। मैथ के भी 2 होते थे, विज्ञान के साइंस के 3 होते थे, सिविक्स के 2 होते थे, अर्थशास्त्र के 2 होते थे। तो ज़्यादातर 2 होते थे। ज़्यादातर हर पेपर 2 पार्ट में विभाजित होता था, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो पेपर को सॉल्व करना बहुत आसान होता था। आधी किताबें पढ़नी पड़ती थी। जैसे आपने हिंदी में गद्य पढ़ लिया, गद्य गर्म काव्यांजलि पढ़ लिया, तो सेकंड पेपर में केवल संस्कृत रह जाती थी। तो इस प्रकार से पेपर को सॉल्व किया जाता था। पर इस बार से क्या किया गया है, यूपी बोर्ड प्रयागराज, इसका पहला नाम है इलाहाबाद, यूपी बोर्ड प्रयागराज के द्वारा अब हाई स्कूल की तर्ज पे इंटरमीडिएट में भी केवल एक पेपर होगा। पर इसमें बता दूं, आप हाई स्कूल में दे के आए हो तो हाई स्कूल में तो आपको लाभ हुआ था, फायदा हुआ था कि 3 नंबर आपको इंटरनल मिल रहे थे, यानी स्कूल के द्वारा 30 नंबर दिए जा रहे थे। तो इसमें नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ पेपर होने वाला है और पास करना काफ़ी मुश्किल होगा। पर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो सुनोगे और लगातार गाइडेंस पकड़ोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वही आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इस प्रकार आपका पेपर किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले जो पेपर लेके आए हूँ वो लेके आए हम इंटरमीडिएट का सामान्य हिंदी, जो जनरल हिंदी होती है वो पढ़नी होती है साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट को, और जो साहित्यिक हिंदी होती है वो पढ़नी पड़ती है आर्ट्स साइड के स्टूडेंट को। तो यहाँ पर जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं विज्ञान और कॉमर्स वालों के लिए और भी साहित्य वालों के लिए। इसके बाद वीडियो, तो अगला नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें साहित्यिक हिंदी में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएंगे, कितनी टाइमिंग होगी बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल हिंदी वालों की। तो देखिए, इसमें जो पेपर होगा हमारा मॉडल पेपर है, उसके अनुसार ही ये डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट मिलेंगे आपको, 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर सॉल्व करना होगा। पेपर का जो टोटल अंक होंगे कितने होंगे, टोटल जो अंक होंगे वो होंगे 100 नंबर का पेपर होगा ये। अब हम जान लेते हैं ये पेपर कितने खंडों में विभाजित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं खंड का। खंड का में क्या आएगा, तो प्रश्न लिखा हुआ है खंड का भाग। तो इसमें लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य निम्न के लेखक कौन है। इसमें देखिए ये आएंगे हमारे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन कि इसमें हमें बताना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य है, जो पार्ट है हमारे किताब में, उसका लेखक कौन है। तो यदि आपने वीडियो पुराना देखा होगा, पढ़ के आए होगा, तो आपको जानकारी होगी कि शिक्षा का उद्देश्य के हमारे जो लेखक हैं वो कौन है, संपूर्णानंद हैं। कौन है वो हमारे, ये पेन थोड़ा, हाँ, संपूर्णानंद जी हैं हमारे शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ के लेखक। और दूसरा है लल्लू लाल की रचना कौन सी है, सुख सागर, प्रेम सागर, या परीक्षा गुरु, या रानी खेत की कहानी। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए हमारे, हम यहाँ पर पेपर सॉल्व नहीं कर रहे। फिर तीसरे वाले पे आता है, पर मैं बता दे रहा हूँ, लल्लू लाल की जो कहानी है वह है सुख सागर। अब पर्दा आ जाती है, पर्दा किसकी कहानी है, प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, अमरकांत की है, यशपाल की। तो जो पर्दा कहानी है वह है किसकी, अगर आपने पढ़ा होगा, पुराना वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा जो पर्दा कहानी है वह यशपाल की कहानी है। ऑप्शन इसका 4 सही है, यशपाल। तो वहाँ पर बता दूँ आपको, वहाँ पर आंसर कैसे लिखोगे। तो वहाँ पर आपको जो आंसर लिखना है, आप चाहें तो क्वेश्चन को डाल के, जैसे ये हमारा का था, देखिए हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था पहले का था, तो हम उस उत्तर कैसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि हमने क्या किया कि हमने डाला आंसर, बेशक आंसर डाला, अब हमने डाला आंसर पहले। अब पहले का जो का डाला
तो अब हम का जो डालेंगे तो आंसर में हमें केवल लिखना है केवल कौन सा इसका ऑप्शन सही था। का आंसर जो था सही था वो था सेकंड। तो हम चाहे तो यो लिख देंगे तब भी हमारा उत्तर माना जाएगा। हमें पूरा नहीं लिखना, आपको पूरा मत लिखना क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है। और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख सकते हो कि संपूर्णानंद को डाल दीजिए। पर आंसर वैसे ही डालोगे जैसा आंसर लिखोगे, आंसर ANS, उसके बाद डालोगे आंसर नंबर पहला। अब पहले का डालोगे का। अब का में जो उत्तर डालोगे वो कौन सा होगा, सेकंड। कौन सा, संपूर्णानंद। हो गया ये। तो इस प्रकार से डालना है आपको। अब जा अब देखिए ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को हम कैसे डालेंगे, वैसे ही कैसे हम डालेंगे पहले आंसर ANS आंसर। अब डालेंगे हम क्या, आंसर नंबर 1। अब हम डालेंगे का। अब डालेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, का की जगह उसमें इसमें कौन सा है, इसमें हमारा है खा। तो हम डालेंगे यहाँ पे का की जगह डालेंगे खा डालेंगे हम। तो इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। और खा का जो सही उत्तर कौन सा है, तो खा का जो सही उत्तर है वह है पहला वाला, सुख सागर। तो इसमें डाल देंगे हम पहला। ठीक है, कैसे डालेंगे दोबारा बताता हूँ आपको। आंसर पहला, अब पहले में खा, और खा का कौन सा सही उत्तर है, पहला वाला, तो जो पहला डाल दिया। उसके बाद सुख सागर लिख देना। ठीक है, और जो पहली कॉपी हो तो उस पर डाल देना खंड का। और हाँ, ये भी बताना भूल गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। जब आंसर लिखोगे तो उसमें डाल देना जो आप आंसर देने जा रहे हो। जैसे देखिए यहाँ पे था ये हमारा खंड का था, तो हम वहाँ पर डाल दोगे कॉपी के जो सबसे ऊपरी पन्ना होगा उस जगह आप डाल देना यूँ खंड। ए मन डालना क्योंकि हिंदी है, तो खंड का डाल देना। तो इसमें ये सारे आंसर लिख दिए जाएंगे। कौन से, ये पहला वाला लिख दिया। पहला वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके क्या पार्ट हैं, का, खा, गा और घा, यानी चार हो गए। उसके बाद अड़ा, यानी 5 हो गए। अब ये आया देखिए आवारा मसीहा का लेखक कौन है। आवारा मसीहा का लेखक, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, सारी पुस्तकों के किताबों के लेखकों का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाऊंगा आपके लिए, उसे आप देख लेना। जल्दी बना दूंगा, एग्जाम से पहले बना दूंगा। तो जो आवारा मसीहा है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अब देखिए आए बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, वापसी अग्रवाल हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जो आपको सही उत्तर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। अब आ रहा है कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, वो किस युग की रचना है आपको यहाँ बताना है। तो कामायनी है हमारी छायावादी युग की रचना, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद थे वो कौन थे, छायावादी युग के लेखक थे। तो कामायनी किस युग की रचना हुई, कामायनी हुई छायावादी युग की। अब आता है हमारा खा, निम्नलिखित कवियों से कौन सा प्रगतिवादी युग का है। अग्रदास है, तुलसीदास है, नंददास है, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे देखिए हम अब इसको आगे हम थोड़ा चल रहे हैं। इसमें अगर हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो अधिक टाइम लगेगा, तो हम केवल जान ले रहे हैं कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे का में आ रहे थे 5 क्वेश्चन जो हमारे, अब जो सेकंड आ गया खंड का ही सेकंड पार्ट है, प्रश्न नंबर 2। तो इसमें हमारे क्या क्वेश्चन आएंगे, का तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, ये आएंगे देखिए खंड हमारे जो सॉरी देखिए वो हमारे खंड का में आए थे 5 क्वेश्चन। अब खंड का के जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें क्या क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं अभी यहाँ पर। 1 2 3 4 यानी 5, यानी खंड का में क्वेश्चन नंबर पहले के 5 क्वेश्चन होंगे और खंड
का जो दूसरा होगा उसके भी 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे आपके टिक वाले। देखिए कितने आसानी से नंबर मिल जाएंगे। ये जो आपके 10 नंबर हैं, ज़्यादा मन जाने दीजिएगा, बहुत आसान होते हैं ये वाले। एक वीडियो बनेंगे उसमें आपका काम हो जाएगा पूरा, बना दूंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा हमारा, गंदास आएगा। तो ये गंदास कैसे आएगा, 5 गुणा 2 लिखा है इसमें। 5 गुणा 2 10 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 10 का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम गंदास को पढ़ते हैं, गंदास क्या लिखा है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यहाँ जो जितनी बूढ़ी है उतनी मुस्कान में ही है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों की, एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहेंगे यह ज्योत विश्व सर्वोत्तम की। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 5 नंबर होगा वो 5 नंबर में क्या होगा, सबसे पहले हमें इस उपयोग गंदास का संदर्भ लिखना है, ये किस पाठ का है हमारा, कौन लेखक है इसका। उसका सेकंड में लिखना है, गंदास के आधार पर मदरवाड़ी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो अंडरलाइन में ये आया देखिए ये वाला, इसकी व्याख्या करनी होगी जो अंडरलाइन में है। और उसके बाद है किस ज्योत को विश्व की सर्वोत्तम ज्योत बताया गया, और उसके बाद है गंदास की भाषा शैली प्रकार डालिए। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो गंदास का जो 5 गुणा 2 लिखा था, तो 5 नंबर का आपका यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक। और जो भाषा शैली बताओगे तो इसके 2 नंबर से अलग हैं। तो इस प्रकार से जो आपका जो होगा गंदास, ये होगा आपके 5 गुणा 2 यानी 5, ये होगा आपका 10 नंबर का होगा, ये 5 गुणा 10 5 का, यानी कि जो गंदास है हमारा, ये एक एक क्वेश्चन हमारा है 2-2 नंबर का है। वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। देखिए 2, ये हो गया हमारे 2 नंबर का, तो बगल वाला हो गया 2 का, 4 हो गए, फिर तीसरा वाला 6, चौथा 8 और ये 5वां 10, टोटल हमारा 10 नंबर का है। ओके। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ आपको कि जो आपको क्वेश्चन पहले आ रहा है उससे कर लीजिए, इस चक्कर में पढ़िए कि क्रम से करना है, क्रम के चक्कर में पूरा पेपर रह जाएगा। अब देखिए अगर वो वाला आपको गंदास नहीं आ पाता तो ऑप्शन में एक और गंदास दिया जाएगा, जो दूसरा वाला दिया है अशोक के फूल वाला दिया है, इसका मैं करा चुका हूँ आपको, अशोक का फूल का देख लेना, गंदास हो रहा है पूरा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, देख तो थोड़ा ही पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पेपर बताना उसमें समय लगेगा और वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा था, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने पंडित समझता है। तो इस प्रकार से लास्ट की लाइन हम पढ़ते हैं, अपने ढंग से उदास होना बेकार। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी देखो 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 2 के बाद ये नीचे 3 4 5, ये भी 10 के होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी हमारा खंड का चल रहा है, याद रखना, ऊपर हमेशा जब भी नया पन्ना बदलो खंड का कर रहे हो तो खंड का डालना, क्योंकि कॉपी जचेगी खंडों के हिसाब से ऊपर डलती है। और उसके बाद जब खंड खा पे आ जाए तो खंड खा डालते रहना। जैसे आप मान लीजिए आप शुरू में ही पहले पन्ने पे ही आप खंड का ना करके खंड खा कर रहे हो, तो वो भी कर सकते हो आप, तो डायरेक्ट वहाँ पे खंड खा डाल देना। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको निबंध सबसे पहले अच्छा लिखना आ रहा है तो सबसे पहले निबंध लिख दो, इसमें कोई ये कंपलसरी नहीं होता कि आपको शुरू से पेपर सॉल्व करना है, जहाँ से समझ में आए वहाँ से सॉल्व कर दो। सबसे पहले उस क्वेश्चन को पकड़ो जो सबसे ज़्यादा अच्छे प्रकार से आते हैं, जो बेहतर ढंग से आ रहे हैं, जिसमें नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो आया काव्यांजलि का, ये भी 10 नंबर का हमारा। प्रत्येक क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें 2-2 नंबर के होंगे। तो इसमें देखिए इसमें पंदास को पढ़ते हैं, वो गंदास था, ये पंदास है। गंदास पंदास में अंतर क्या होता है, वो गद्य का होता है और ये होता है काव्यांजलि का पंदास। तो इसमें लिखा हुआ है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ
तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप, मोर रह जाऊं, राई भर भी अंताप न कर जाऊं। तो हमें क्या करना है, उपयुक्त अंदाज का संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद रेखांक जो अंक जो अंडरलाइन है हमारे, उनकी हमें व्याख्या करनी है। जैसे ये अंडरलाइन होते हैं, इनकी हमें व्याख्या करनी है। ये 2 नंबर का हो गया। उसके बाद इसके बाद क्या करना है, करके पहाड़ सा पाप, मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न कर जाऊं। पंक्तियों कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है इसमें। उसके बाद लिखा हुआ है पंदास का भाव स्पष्ट कीजिए, उसके भाषा विशेषता। तो यहाँ पे बता दूं, जब जो चुनते हो तो इसमें जो हमेशा पहला वाला होता है वो सरल होता है दूसरे की अपेक्षा। अब देखिए इसमें इसमें भी अथवा में आएगा हमारा, अथवा में लिखा है। अब जो दूसरा वाला आया तो वो जो पहला गया इससे ज़्यादा सरल होगा, दूसरा वाला थोड़ा टफ होता है, हमेशा याद रखना। तो दूसरा लिखा, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंगाल, कंचों के चिकने काल एक प्याल, कचली कांच सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन है। संदर्भ लिखना है, फिर अंडरलाइन वाक्य की हिंदी लिखनी है, पंदास का भावार्थ लिखना है, गंदास प्रयोग अलंकार बताना है, फिर भाषा की विशेषता बतानी, किस पर भाषा इस्तेमाल हुई है। ये हो गया हमारे यहाँ तक। अभी खंड का चल रहा है, याद रखना। खंड का 4 क्वेश्चन पूरे हो गए हमारे। खंड का क्या क्वेश्चन हो गए पूरे 4। अब हम आते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या आएगा, 5वें क्वेश्चन में आएंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, जीवन जो उसका साहित्य परिचय लिखना है, इसमें जीवन परिचय नहीं है। साहित्य परिचय में केवल साहित्य के बारे में बताना होता है, उसने कहाँ पर कौन सी पढ़ाई की, कब उसने कौन सी उपाधि प्राप्त की, जैसे उसने बीए कहाँ से किया, कौन कौन से विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाया, कौन कौन से पदों पर कार्य किया, ये बताना होता है साहित्य परिचय में। इसका मैंने वीडियो बना दिए आपके सारे, आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब लोगों के वीडियो डले हुए हैं। साहित्य परिचय अलग डला हुआ, जीवन परिचय अलग, उनकी कृतियाँ भी डली हैं, देख लेना आप प्ले लिस्ट में जाके। तो जो साहित्य परिचय में ये लिखना है, 3 नंबर का होगा इनका साहित्य परिचय, और 2 नंबर में आएंगी कृतियाँ, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। मैंने बताया था आपको, आप पीछे जाके देख लेना। या हरि प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाद, इन सबके जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। उसके बाद आता है खा। खंड का में, खंड याद रखना, खंडों को बहुत याद रखना। खंड का में जो 5वें क्वेश्चन का भाग वो था, खा भाग ये रहा। तो खा भाग में क्या आएगा, इसमें आया किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियां बताइए। दूसरी किताब का हो गया आपके काव्यांजलि का, वो था हमारी दूसरी गद्य का, ये था हो गया हमारे काव्यांजलि का। तो काव्यांजलि में देखिए जीवन परिचय आएंगे हमारे, क्या जीवन परिचय आएंगे, और अधिकतम शब्द सीमा हमें दी गई है 80 शब्द। तो 3 में से हमें एक करना है, कोई 3 में से एक करना है, इसमें भी 3 में से एक करना है। इसमें शब्द सीमा 80 बताई गई है। लगाओ आप 2 पेजों में लिख देना, 2 से 2.5 पेजों में लपेट लेना है इसे। जितना अच्छा लिखोगे, बड़ा बड़ा लिखोगे, उतना अच्छा है। सही है। तो इसमें भी मैंने जो वीडियो आपके लिए इसमें भी बना दूंगा मैं, इसमें भी बनाई नहीं है मैंने क्योंकि आपने कमेंट नहीं किया था, पर फिर भी मैं बना दूंगा आपके लिए। अब देखिए, भारतीय पंचलाइट कहानी डली है, पंच लाइट नहीं है, ये लाइन डाल दी है ना, गलती से टाइपिंग हो गई है, सॉरी। ये पंच लाइट है, लाइट। तो देखिए, ये दोनों कहानियां आपके प्ले लिस्ट में डली हुई, भाग्य पंच लाइट, दोनों सुन लेना, सुन के याद हो जाएगा, पढ़ना मत बिल्कुल। इतनी शानदार कहानियां दोनों, मैंने इतने आपके लिए इस प्रकार से बनाई है, इस प्रकार से बोला है कि आपको केवल मात्र एक बार सुन लेने से पूरी कहानी याद हो जाएगी। तो इसमें जो कहानी लिखनी है वो भी 80 शब्दों में लिखनी है। उसके बाद जो लाठी है तो ध्रुव तारा, इसमें भी ऑप्शन आएगा कि आपको लिखना है कि 4 कहानियां दी जा रही है। देखो पूरा पेपर आपके लिए एक तरीके से आउट हो रहा है कि केवल 4 कहानियां, 4 कहानियों में से, चारों में से अगर याद कर लोगे एक कहानी तो वो आ जाएगी। सीधी सीधी आते आप सबसे पहले जो कहानी बहादुर और पंचलाइट को देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत जल्दी याद होंगी ये। तो जो और या फिर आएगा, उसमें आएगा दूसरा लाठी था ध्रुव तारा, कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी है।
तो पहली लाइन में आ रहा है उसमें लिखा हुआ है कि कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए कि बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, याद रखना। इसमें उद्देश्य पूछा गया है, थोड़ा नीचे करते हैं इसे। इसमें पूछा गया है उद्देश्य, इसका बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए कि जो कहानियाँ लिखी हैं लेखक ने इसका उद्देश्य क्या है। तो इन कहानियों का उद्देश्य है बहादुर का कि इन्होंने ये बताया है कि बहादुर एक गरीब घर का बालक था। वो एक घर में काम करने जाता है मीडियम क्लास में, उस पर बहुत अत्याचार होते हैं और वह जो अमीरी की शान दिखा रहे थे गरीब बच्चे पर अत्याचार कर रहे थे। इसमें ये उद्देश्य दिखाया गया था कि जब आप ताकतवर होते हो, शक्तिशाली होते हो, तो किसी गरीब पर अन्याय ना करो, उसे परेशान ना करो। और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य यह था कि जाति प्रथा को इसमें बताया गया कि जाति के लिए आदमी क्या क्या कर जाता है अपनी जाति को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। तो जाति पाति और प्रेम विवाह पर इस पर कटाक्ष किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि जाति बंधन को त्याग कर मनुष्य आगे बढ़े और देश हित और राज्य हित अपने हित में कार्य करें, अपनी जाति पे फोकस ना करें। अब देखिए जो सेकंड आया है कथा वस्तु लिखी है। कथा वस्तु में इसकी कहानी लिखनी होती है, कहानी कि भैया लाठी कहानी क्या है। ये लाठी नहीं है, लाठी है, लाठी है, लाठी है। तो ध्रुवतारा कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी है। अब आया देखिए खंड काव्य। स्वयं पत्र खंड काव्य के आधार पर किसी खंड काव्य प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए ये आएगा, एक प्रश्न आ रहा है क्या, कितने प्रश्न में से, देखिए 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना है। इसकी शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये नहीं पता होगा कि आप किस जिले में निवास करो। जैसे आप मान लो कानपुर के रहने वाले हो, नोएडा के रहने वाले हो, इलाहाबाद के, प्रयाग के रहने वाले हो, तो आपके हर जिले का अलग अलग खंडकाव्य होता है। अगर आपको अपने जिले का खंडकाव्य पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिख के बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके क्षेत्र का, आपके जिले का खंडकाव्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 9 जो कई खंडकाव्य होते हैं इसमें। देखिए ये एक अलग खंडकाव्य है श्रवण कुमार, ये किन्हीं और जिलों के लिए होगा। इसमें पूछा गया है श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द है। 80 शब्द का मतलब होता है कम से कम एक पूरा पन्ना, आपकी कॉपी का पूरा एक पन्ना। पर मैं आप ठीक है, पर आप बड़ा बड़ा लिखना, सजा के लिखना, तो कम से कम पहली कॉपी का एक पन्ना और बगल में 1.5 पन्ना, कम से कम 1.5 पन्ना खींच देना, हो जाएगा आराम से। और दूसरा देखिए इसी में क्वेश्चन है श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर देखिए ये रश्मि रथी वाला खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक करना है। तो लिखा है रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। बात एक ही होगी कि दोनों हर खंडकाव्य में कथानक पूछा जा रहा है। देखिए पहले पर ये कथानक पूछा जा रहा है और दूसरे में नायक का चरित्र चित्रण पूछा जा रहा है। हो गया। अब देखिए त्यागपति में भी वही है, सेम बात। देखिए ये कथानक यहाँ पे, देखिए कथानक यहाँ पे है, और देखिए नायक का चरित्र चित्रण यहाँ पर। देखिए नायक का चरित्र चित्रण देखिए मुक्ति यज्ञ में, तो देखिए यहाँ पर इस नायक का चरित्र चित्रण देखा है। देखिए तो क्वेश्चन वही होगा, पर आपको पता होना चाहिए आपके जिले का कौन सा है। 5 नंबर का होगा, छोड़ना हो तो बहुत सरल होता है ये। आलोक व्रत ये किसी और जिले का है, हर जिले का अलग होता है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, 75 जिलों में अलग अलग खंडकाव्य है ये। मतलब जैसे मान लीजिए 10 जिलों में आलोक व्रत चल रहा है, तो बाकी के 10 जिलों में कोई और चल रहा है, तो बाकी के 15 जिलों में कोई और चल रहा है। इस प्रकार से चलता है ये। सत्य अधिक आलोक व्रत खंडकाव्य का नायक कौन है, और आलोक व्रत की कथा वस्तु लिखी है। फिर लिखा है सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत की खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए। कथा वस्तु आ रहा है या नायक या नायिका का चरित्र चित्रण आ रहा है, चरित्र चित्रण या क्या आ रहा है, कथा वस्तु। ठीक है। अब देखिए आया कि दिए गए संस्कृत ग्रंथांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्या नंबर का आएगा, 2+5 यानी कि 7 नंबर का आएगा। अब देखिए ये दिया हुआ है महामना विद्वाना वक्ते धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित परस्पर सर्वगुणा जस्म सेवक आस्थिता। यह आपको संस्कृत बहुत सरल होती है।
इसको समझनी चाहिए। इसका आपको पाठों का लेखक का नाम तुरंत मालूम पड़ जाता है, पाठ कौन से का है। जैसे लिखा है पंडित महामदन मालवीय का नाम आया इसमें, महामना आया, तो आप अंदाजा लगा लिए पंडित मदन मोहन मालवीय वाला जो पाठ है उसका ये गंदा सा आया है ये, जिसकी हमें हिंदी लिखनी है। और देखिए कितना सरल होता है, आप इसी शब्द से समझ लेना कि महामना मालवीय आया है तो उन वाले पाठ का। आप देखिए कितना सरल है। इसका जब अनुवाद करते हैं हम कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकारस्य मतलब पत्रकार, धार्मिक यानी धर्म को मानने वाले, नेता पटु माने चालक। तो महामना थे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। वो एक विद्वान पुरुष, वक्ता यानी अच्छे बोलने वाले, धर्म को मानने वाले, और पत्रकार, एक निर्भीक पत्रकार थे। उनमें सारे गुण विद्वान थे। यत्र, अब देखिए लिखा हुआ है, यत्र कुत्रापि अजना दुखियांता पीड़माना पश्चात तत्रता शीघ्र में उपस्थिति सर्व सिद्ध साहस अक्रूरता। कि कोई व्यक्ति यदि उन्हें दुखी या परेशान मिलता था तो उसकी सहायता के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते थे। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अब लिखा है अगली आखिरी लाइन है, प्राणी सेव अरस्य स्वभाव एवसित। सभी प्राणियों का जो स्वभाव होता है एक सा ही होता है, यानी कि व्यक्ति दूसरों का भला करता है तो उसका भी भला करने वाले लोग अनेक आ जाते हैं। यदि वो दूसरे के बुरे के बारे में सोचता है तो उसका भी बुरा करेंगे। जिस प्रकार आप परीक्षा भ्रमण में जा रहे हो, आपके पास पेन नहीं है, आपके कोई मित्र सहायता कर देता है, पेन देता है, तो यदि वो भी किसी दिन भूल जाता है तो आप उसके बिना मांगे उसे अपना पेन दे दोगे। और यदि वो आपको पेन नहीं देता है, उसे कोई आवश्यकता होती है, तो आप भी उसकी सहायता नहीं करोगे। यानी सभी व्यक्तियों का स्वभाव लगभग एक सा होता है। आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूंगा। आप सहायता करने वाले तो आपकी हजारों सहायता करेंगे। इसमें भी देखिए दो आएंगे, दो में से एक करना है। दूसरा आया हंसराज तदैव पारिश मध्य आत्माता भागने पापा पोता कहा है। इसका हम अनुवाद नहीं करेंगे क्योंकि समय अधिक लग जाएगा पेपर में। दो आएंगे। अब देखिए, अब खंड, अब ये खा में ये दिए गए पदार्थों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये थोड़ा कठिन होता है, ये शुद्ध संस्कृत होता है। नमे रोचते भद्रवा उलुकु कस्या विवेचनम अक्रुदस्य मुखापस्य कथा कुदो भविष्यति। ये दो होंगे, दो में से एक करना है। यही मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम से पहले सारी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी पूरी, संस्कृत की अलग, काव्यांजलि के अलग, हिंदी के अलग, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी है उसकी सबकी सब आपको अलग से मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये आएगा आपका 7 नंबर का। संदर्भ बताओगे तो 2 नंबर का, व्याख्या करोगे तो 5 नंबर की। अगर संदर्भ भी लिखे आओगे तो केवल 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लो संदर्भ नहीं वाले में व्याख्या लिखे आओगे तो 5 नंबर। अब आया है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तलवार की धार पर चलना, टकासा जवाब देना, दाल में काला होना। तो तलवार की धार पर चलने मतलब होता है बहुत खतरनाक स्थिति होना। जैसे कि हम तलवार की धार पर चलने का मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमारी जो सेना है, सेना कहाँ पे सियाचिन पे क्या करती है, सियाचिन पे गश्त करती है, पहरेदारी करती है। तो किस पर चलते हैं? हमारी सेना तलवार की धार पर चलना होता है। जब बर्फीले ग्लेशियर पर वो पहरेदारी करती है। तो इसका प्रयोग क्या हुआ कि हमारी सेना जब बर्फीले पहाड़ों पर गश्त देती है तो एक प्रकार से वो तलवार की धार पर चलती है। अब सेकंड वाला है टकासा जवाब देना। इसका मतलब है सही उत्तर न देना किसी को, मतलब कोई आपसे कुछ पूछ रहा है उसका एक छोटा सा जवाब देना। जैसे आपने पूछा किसी से कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, क्या नौकरी कर रहे हो, तो उसने आपको उल्टा जवाब दे दिया तुम क्या कर रहे हो। मतलब उसने पलट के आपसे आपका ही सवाल कर लिया। या किसी आपने पूछा क्या कहाँ से आ रहे हो, तो उसने कहा आप तुम्हें क्या मतलब कहाँ से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से होता है टकासा जवाब देना। और दाल में काला का मतलब होता है कि कोई संदेह होना। सर जैसे कि पड़ोसी के घर में
कल रात में पुलिस आई थी तो हम तो जरूर दाल में कुछ काला है, तभी तो पुलिस आई थी। इस प्रकार से ये वाक्य में प्रयोग हो गया मुहावरे का। अर्थ लिखोगे तो 1 नंबर का, प्रयोग करोगे तो 1 नंबर का। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च का मतलब लगाना का मतलब है चुगली करना, चुगली करना। जैसे जैसे हम इसमें प्रयोग करेंगे कि सीता की जो नंद है वह नमक मिर्च लगाकर सीता की सास से उसकी बुराई करती है। तो प्रयोग हो गया, नमक मिर्च का लगाना है किसी की बुराई करना और ज़्यादा बुराई करना। अब क्वेश्चन नंबर 10, जब अभी खंड का ही चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का में आ गया निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद को सही विकल्प का चयन कीजिए। तथापि, जो तथापि हो रहा है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? कौन सा? पहला वाला है, दूसरा वाला है, या तीसरा वाला है, या चौथा वाला है? इसका बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही होगा हमारा पहला वाला, तथा तथापि। सही है। दूसरा वाला है परमेश्वर, इसका कौन सा सही होगा? परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। तो इसका हमें सही बताना होगा। गायक, इसका क्या होगा? गै धन अर्क। इसका सही उत्तर होगा गै धन अर्क, गायक। ठीक है। तीसरा अब आया हमारा खा वाला क्वेश्चन। काय में कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर पढ़ लें हम थोड़ा। हाँ, 10 में आया हमारा खा कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। राजानी का विभक्ति और वचन बताना, और षष्ठी विभक्ति एक वचन बताना इसका। ठीक है। राजानी में विभक्ति और वचन बताना है, तो इसका ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। तो इसका जो राजानी का जो ऑप्शन पहला दे रहा है, क्या षष्ठी विभक्ति एक वचन है इसका? या ऑप्शन बी सप्तमी विभक्ति एक वचन है? या ऑप्शन सी पंचमी विभक्ति एक बहुवचन है? या ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति एक वचन है? तो इसमें आपको सही ऑप्शन टिक करना है। और सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आया, सर्वनाश में विभक्ति वचन बताइए, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक सही उत्तर होगा, आपको छांटना होगा। ये हमारा क्या नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। अब प्रश्न नंबर 11, अब लिखा निम्नलिखित शब्द युग्मों से सही अर्थ का चयन कीजिए। वसन व व्यसन, विवश, व्याकुल, कवच और भोजन, वस्त्र। जिसमें सही का आपको उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। जैसे वसन और व्यसन दिया है, तो वसन और व्यसन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? विवश और व्याकुल, या कवच और भोजन, या वस्त्र या आदत, या ऑप्शन डी है विस्तार अवधि। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। अब सेकंड है अम्बुज, अम्बुद, इसका भी सही बताना है। और अब हमारा खा आ गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ हैं, लिखिए। यानी पर्यायवाची शब्द आ गई हमारा। अंबर का पर्यायवाची लिखना है। पट का अंबर क्या होता है? आकाश इत्यादि होते नहीं, वो लिखने हैं। पट का लिखना है, विधि का लिखना है, नाक का लिखना है। अब आगे हमारे गा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन कर लिखिए जो आंखों के सामने हो, उसे क्या बोलते हैं? नेत्र सम्मुख बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं, आंखों के आगे बोलते हैं, प्रत्येक आंख बोलते हैं। तो क्या इसका सही उत्तर क्या होगा? जो आंखों के सामने हो, तो उससे हम बोलेंगे प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला क्या बोलेंगे हम? ज्ञानी बोलेंगे, जानकार बोलेंगे, जिज्ञासु या बुद्धिमान। तो इसे बोलेंगे जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। सही है। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, इन्हें शुद्ध लिखना है हमें। तुम तो कुर्सी बैठे हो, इसे किस प्रकार शुद्ध लिखोगे आप बताओ। तो इसमें हम जो जो शुद्ध लिखेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे, तुम तो हटा दिया जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो केवल इतना लिख जाएगा। ये वाक्य शुद्ध हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया इसमें आपका। अब लिखा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? इस सरोवर में अनेकों की जगह हो जाएगा अनेक कमल खिले हैं। ये सही हो गया आपका, ये हो गया 2 नंबर इसमें पक्के हो गए। ठीक है। कृपया अनुमोदन करने की 4 आएंगे, 4 में से 2 करने हैं केवल। ठीक है। अब आए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जोश, उत्साह होता है। हास्य रस का होता है हास्य। ठीक है।
इसका स्थायी भाव लिखना है, और स्थायी भाव लिख दोगे, केवल हास्य की जगह हास्य लिख दो, और उसकी जगह बीटस का मैंने अभी क्या बताया था उसका लिख दो, 1 नंबर मिल जाएगा। उसका उदाहरण भी लिख दो, एक और मिल जाएगा, यानी 2 नंबर हो गए। उसके बाद आएगा 12 12 खा क्वेश्चन होगा, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना है। उदाहरण समझिए, मैंने वीडियो बना रखा है अलंकार का, देख लेना। उसके बाद है दोहा सोटा छंद का मातृ छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखना है, इसका वीडियो भी बना दिया है, देख लेना। उसके बाद आएगा बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। ये मैं आपको एप्लीकेशन लिख के बता दूं, वैसे उसमें मैंने एक एप्लीकेशन डाल, उसमें प्ले लिस्ट में आपको एप्लीकेशन लिख जाएगी, जो सेकंड वाली है, जो बहुत ज़्यादा आती है, मैंने उसको बना रखा है, बहुत सरल होता है। जो गंदगी फैलती है, शहर में गंदगी फैला है, बीमारी फैली है, उसके संबंध में जिला अधिकारी को क्या देना, एप्लीकेशन देना, किस पर लिखी जाती है, आपके डाला है, देख लेना जरूर। 6 नंबर की आएगी, 6 नंबर ऐसे ही रखे रखा मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आएगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है। ये क्या नंबर का होगा, ये होगा 9 नंबर का। तो क्या निबंध आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक निबंध लिखना है। जिस प्रकार से हमारा पूरा वीडियो हो गया, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे बता दो, अगर आपको निबंध सबसे पहले अच्छे ढंग से आ रहा है तो पहले पेज पे निबंध लिखना शुरू कर दो। अगर एप्लीकेशन आ रही है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दो। और जो देखिए सारी प्लेलिस्ट वीडियो डले हुए हैं, जो वीडियो नहीं डले हैं, जो वीडियो आप देखना चाहते हो उसके कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। खंड का या अपने नाटक के बारे में जानना तो उसको भी बता देना कमेंट बॉक्स में, अपना जिले का नाम डाल देना। जैसे मान लो आपने गाजियाबाद डाल देना तो मैं बता दूंगा गाजियाबाद का कौन सा है, इटावा डाल दो इटावा कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। इसके बाद साहित्यिक हिंदी वालों का भी बताना है, साहित्यिक हिंदी वाले स्टूडेंट निराश ना हो, उनका भी बहुत जल्द बता दिया जाएगा। अभी जनरल हिंदी वालों का था, जनरल हिंदी में कौन कौन से आते हैं, जो साइंस ग्रुप के आते हैं, कॉमर्स ग्रुप के, ठीक है। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है गुरुजी पाठशाला प्रयागराज वाले। धन्यवाद।